हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूँ। इम्पॉर्टेंट सेशन है इसलिए देने का प्रयास किया गया है क्योंकि हम ये ऑनलाइन पब्लिश हो रही थी, ठीक है। मगर देख रहे थे कि कमेंट आया था कि नेट इशू सर्वर इशू था, इसलिए क्या हो रहा था, वो ब्लर आ रहे थे, ठीक। वो फ्रेम जो है पूरा का पूरा फ्रेम सही नहीं आ रहा था, इसलिए कोशिश किया गया क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं और ये आप लोग का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। और वही दूसरे लोगों के लिए जो कुछ कम ही लोग होंगे उनको ये एहसास दिलाएगा कि हमको कहाँ पढ़ना है, कहाँ पर नहीं पढ़ना है, अभी हम कहाँ पर रिलाई कर रहे हैं और एक्टिविटी 1 पे भी हम सेम टू सेम कहाँ रिलाई करेंगे, ठीक है, क्या पोजीशन हमारी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं पेपर जो हमारा है स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग मेंटेनर ITI इलेक्ट्रीशियन का है, रावत भाटा राजस्थान साइड का है, ठीक है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, सेम लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, और सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके CBT 1 टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक अभी क्वेश्चन का लेवल ऊपर नहीं है और एक भी क्वेश्चन का लेवल नीचे नहीं है जो आपके CBT 1 राजस्थान में हेल्पर में पूछा ना जाए। इसलिए कोशिश किया गया कि उसको जरूर जल्द से जल्द और अच्छे से दिया जाए, ठीक है। नहीं तो करने को वहाँ पे भी कर देते, साफ दिखे या ना दिखे, क्या हुआ चावल बड़ा, ठीक है। तो वो सब चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ देने की कोशिश की। इसलिए ये हुआ कि भले ही रिकॉर्डेड वीडियो देना पड़े मगर वो सारी क्वालिटी आपको देंगे क्योंकि आपको पता चले कि आप लोग कहाँ पर रिलाई करें, कितनी मेहनत कर सकता है या आप लोगों का कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप हुआ है, ठीक है, या फिर कितनी मेहनत करने की अभी आवश्यकता है। तो याद रखना, आज 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है, देख रहे हो। ये क्या है, पेपर सेकेंड है, मैक्सिमम मार्क 150 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, टोटल 120 घंटे मिलेगी, ठीक है। मतलब ये था, ऐसा था 75 क्वेश्चन थे तो 50 ये थे तुम्हारे, 25 नॉन टेक थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पुस्तिका में कुल 50 प्रश्न है, इसका मतलब समझ लो कि 50 टेक्निकल है, 25 नॉन टेक थी, ठीक है। और 50 जो टेक्निकल थे सेम टू सेम वही पैटर्न है, वही लेवल है। तो आज हम 25 क्वेश्चनों को देखेंगे, क्या है, कहते हैं, किस लेवल का है, ठीक है। और ये गारंटी देख रहे हो, ये पेपर जो पता है हमारा जो नोट्स है, ठीक है, क्योंकि हम ये ऑफलाइन बैच वाले को करा चुके हैं, ठीक है। कल ही शाम को ऑफलाइन वाले बैच को कराएं और उनका कहना है सर जी पॉइंट जो करके लिखवाते हैं, ठीक है। और हम पहले ही बोले कि हम सबसे सिंपल चीज़ का एक है कि हमारा नोट्स जो होगा वो पॉइंट पे चलेगा, पैराग्राफ नहीं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ज़्यादा लिखा गया और एंग्लो इंडियल भी है, ठीक है। तो सर जो पॉइंट है वही पॉइंट को क्वेश्चन बना दिया, उसी पॉइंट को क्वेश्चन बना दिया, जो कि सबसे अच्छी बात है क्योंकि कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ना चाहता है, पॉइंट पढ़ो, आगे पढ़ो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ो और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को पॉइंटों पर लिखा गया, ठीक है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन उसी पॉइंट से, उसी नोट से पढ़ते हैं जो हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, पूरी की पूरी वही कहानी। और जो कि पेपर क्या है, ये एडवांस बोलने के तरीके से पेपर सेकेंड हुआ है उस लेवल का है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर हुआ तो समझ सकते हो कैसा किस लेवल का रहा होगा, ठीक है, सेट ये। तो देख लेना, तुम लोग अपने आप को जज कर लेना, 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे तो तुम लोग अपने आप को जज कर सकते हो कि हम अभी कहाँ पर हैं, अभी हमको कहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो आज 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे, फ्रेम में 3-4 क्वेश्चन एक बार आएंगे मगर हम लोग एक बार में एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, देखो ST है और TM है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पूछा क्या है, इन इंडिया में यानी भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किए जाने वाले मेन सप्लाई वोल्टेज कितनी होती है, ठीक है। यानी जो मेन सप्लाई हमारे घरों में आती है, इंडिया में ही बात, यानी हमारे घर में जो आती है वो कितनी होती है, 110, 48, 220 या 5 वोल्ट, ठीक है। यही ऑप्शन है, यही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, सबको पता है, बच्चों को नर्सरी LKG में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। नर्सरी LKG इन करते हैं तो जब शुरुआत में तुमको बता दिया होगा तुम्हारी नर्सरी LKG की कहानी है। ये जो 110 वोल्ट लिखा है, ये देखो वोल्ट लिखा है, सारा लिख के चल रहे हैं। ये जो 110 वोल्ट लिखा है ये कुछ और नहीं, ये हमारे जो बाइडन जी के घर की वोल्टेज है, जो बाइडन जी के घर की वोल्टेज है, ठीक है। कितनी, 110 वोल्ट, और उनके घर में फ्रिक्वेंसी कितनी आती है, 60 हर्ट्ज आती है। और ये कहाँ की है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट लेते हैं। और उनको भी ये पता है कि हम जो लेते हैं RMS वैल्यू है, और जितने भी एम्प्लीयंसेस भी 230 वोल्ट लिखी होती है वो RMS होती है, मगर वो क्या होती है, रेटिंग वोल्टेज होती है, इसको याद रखना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यानी जो मेन सप्लाई होती है वोल्टेज जो हम लोग डोमेस्टिक एप्लायंसेज में यूज़ करते हैं वो हमारे 220-230 वोल्ट होते हैं, और जो बाइडन साहब ये प्रयोग करते हैं 110 वोल्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। अपने आप को टिक करते रहना, लिखते रहना कॉपी में, ठीक है, कि हम कितना पाएँ, सही है ना। और कमेंट में कर देना जरूर
ठीक है, कमेंट जरूर कर देना लास्ट में कि सर हम इतना पाए थे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और चैनल पे नए आओगे तो बाबू सब्सक्राइब कर लेना, इसको लाइक जरूर कर देना, ठीक है, तुम्हारे लिए किया जा रहा है, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। रेजिस्टेंस का, कैपेसिटर का, इंडक्टर का या सेमीकंडक्टर का, किसका प्रयोग करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात, पहले तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए पहली बात उसको हम क्या करते हैं, दो वाइंडिंग में तोड़ते हैं, एक मेन वाइंडिंग, दूसरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके सीरीज में स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग की सीरीज में हम एक कैपेसिटर जोड़ते हैं, और उसी कैपेसिटर के सीरीज में क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ते हैं, जो क्या करता है, कैपेसिटर को वहाँ से सप्लाई से हटाने का काम करता है। कितने परसेंट स्पीड गेन करने के बाद, 70 से 75% जब स्पीड गेन कर लेगा हमारा रोटर, तो फिर कैपेसिटर को हम लोग क्या करते थे, हटा देते हैं वहाँ से, ठीक है। यानी कैपेसिटर हमारा क्या करता है, सेल्फ स्टार्टिंग बनाने में मदद करता है कैपेसिटर, ठीक है। कौन सा कैपेसिटर ये भी पूछेगा, तो याद रखना इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर जो होता है, यानी प्लस और माइनस डीसी का विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का प्रयोग होता है, और इसी में क्या होता है, परमानेंट टाइप कैपेसिटर होता है, जिसमें दो प्रयोग किए जाते हैं, एक पेपर टाइप होता है या ऑयल फिल टाइप, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक। जो पेपर या ऑयल फिल जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस बना रहता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ, और यही जो इलेक्ट्रोलिटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 70 से 75% स्पीड गिरने के बाद फिर से अपने आप हट जाता है, और दोनों कैपेसिटर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में, मगर आपस में पैरेलल में। इसको याद रखना है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे हमारे, सही हो जाएगा कैपेसिटर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नोट करते जाना बाबू, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में कितना हम पाएँ, अब यही छपून क्या औकात है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी विद्युत सर्किट के शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। सेम टू सेम यही लेवल रहेगा जी, हम क्या बोले कि मतलब मान लो कि यही पेपर आया है, यही लेवल है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं रहेगा, इससे एक नंबर नीचे नहीं रहेगा लेवल की बात करें तो, ठीक है ना, सेम टू सेम यही रहेगा। तो विद्युत सर्किट में शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सबको पता है, सबसे फेवरेट फ्यूज, सबसे फेवरेट फ्यूज है, ठीक है। तो हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। फ्यूज के बारे में बात करें तो आई बराबर क्या होता है, KD 3/2, इसको याद रख लेना। और फ्यूज की रेशियो पूछता है तो 60-40 होता है, ठीक है। ये 60% टीन, 40% शीशा होता है। टेम्परेचर की बात करें तो 183 डिग्री सेल्सियस समथिंग होता है इसका टेम्परेचर, ताप, ठीक है, सॉरी ये परसेंट होगा ना, इसको याद रखना, ठीक है ना। ये सब सारी कहानी किससे रिलेटेड, फ्यूज से रिलेटेड है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो सेम टू सेम फिर बोल रहे हैं यार, यही रहेगा, ये इतना पढ़ लो यार, इस लेवल से पढ़ लो, हो जाएगा CBT 1, ठीक है, क्योंकि पहला पढ़ाओ तो यही, CBT 2 की तैयारी एकदम धाकड़ की हो, मगर CBT 1 में ही लटक जाओगे तो CBT 2 की तैयारी क्या कर रहिएगा मैटर, ठीक है, कोई मायने नहीं है, ठीक है ना। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज क्या होता है, धारिता की इकाई क्या होती है, संधारित्र की इकाई क्या होती है, तो सबको पता है धारिता की इकाई फैरेड होती है। एम्पियर किसकी इकाई है, तो सबको पता है करंट होती है। हेनरी किसकी इकाई होती है, तो सबको पता है इंडक्टेंस की होती है। और वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो सबको पता है वोल्टेज की होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेड एसिड बैटरी में कौन सा विद्युत अपघट्य स्वरूप उपयोग किया जाता है, कौन सा विद्युत अपघट्य स्वरूप उपयोग किया जाता है। पहला है NaOH, दूसरा H2SO4, तीसरा HCl है, चौथा LiOH। तो देखो H2SO4 सही है, मगर कौन सा ये डाइल्यूट पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, सांद्र नहीं, तनु सल्फ्यूरिक एसिड का अम्ल प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखना। डाइल्यूट H2SO4 ये किस टाइप में आता है, बैटरी जो है ये हमारी किस में आती है, सेकेंडरी सेल में आती है, सेकेंडरी सेल में आती है। क्यों सेकेंडरी सेल में आती है, क्योंकि इसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है, रिचार्ज कर सकते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है, इसको याद रखना है। ये सब सारी चीज़ें किसका प्रयोग करते हैं, H2SO का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द वोल्टेज रेटिंग ऑफ सिंगल ड्राई सेल या फिर जिसको जिंक कार्बन सेल बोलते हैं। तो हमको पता है कि जो शुष्क सेल होता है उसका वोल्टेज 1.5 से यानी 1.4 से लेके 1.5 वोल्ट के बीच में रहता है। इसको याद रखना है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ये जो 2.2 वोल्ट दिया है ना, ये पर सेल दिया है और ये हमारा किसका होता है, लेड एसिड बैटरी का होता है। इसको याद रखना है। इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन जो होता है हम लोग पॉजिटिव के रूप में प्रयोग करते हैं, और जो जिंक होता है ना, जो जस्ता होता है, वो जो उसकी क्या बोलते हैं, परत होती है, जिसका वो कटोरा होता है, जिसकी वो बर्तन होती है, वो हमेशा निगेटिव प्लेट होता है। प्रयोग क्या करते हैं इसमें, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। याद रखना है NH4Cl किसका, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, ठीक है, वैद्युत अपघट्य के रूप में। इसको याद रखना है, मगर इसके लिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन यार, यही सब पूछेगा तुमसे, ठीक है। लिख के अब जो नोट्स लिया वो बोलेगा सर यहीं से फंसा है, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 फेज रेजिस्टेंस ईच ऑफ द 3 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यानी सबका बराबर मान है, सभी क्या है 3 ओम के, और सबको पैरेलल में जोड़ दिया गया है। तुमको ये पता है कि जो पैरेलल की कहानी होती है, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं जब 3 प्रतिरोध का मान समान हो और तीनों पैरेलल में जुड़े हो, तो हम क्या लिखते हैं, R/3 लिखते हैं। किसके लिए, ये पैरेलल के लिए बात हो रही है। और भाई श्रेणी होती है तो श्रेणी में क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर 3 × R होता है। इसको याद रखना है। तो कितना दिया है, 3 ओम के थे, 3 है, कितने हो जाएंगे, 1 ओम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 ओम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और भाई सीरीज में होता तो हम बोलते 9 ओम, मगर यहाँ पे सीरीज नहीं पूछा है, पैरेलल पूछा है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको 7वां का डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है क्या है, हाउ मेनी मिनिमम डायोड आर रिक्वायर्ड इन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। मिनिमम डायोड कितने, कम से कम कितने डायोड की आवश्यकता होगी हमको फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में। तुमको पता है फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है 2 टाइप के होते हैं, एक सेंटर टाइप होता है, एक फुल वेव होता है। जो सेंटर टाइप होते हैं उसमें हमको 2 डायोड की आवश्यकता होती है, और वही ब्रिज में हमको 4 डायोड की आवश्यकता होती है। कितने, 4 डायोड की आवश्यकता होती है, 4 डायोड की आवश्यकता होती है। याद रखना, दोनों की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डबल हो जाती है। इनपुट अगर 50 हर्ट्ज का है तो आउटपुट हमारा कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज का हो जाता है। सेंटर टेप का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो महंगा हो जाता है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा आता है, ठीक है। और दूसरी बात इसलिए होता है, पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। पीक इन्वर्स वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, इसलिए भी 2 VM हो जाता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसका 2 गुना हो जाता है, इसलिए भी उसका प्रयोग नहीं करते। इसलिए 8वां का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 डायोड का प्रयोग करते हैं, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है, इनमें से कौन सा एक अवरोधक नहीं है, माइका, ग्रेफाइट, प्लास्टिक या पोर्सिलिन। इनमें से क्या है हमारा, वो क्या बोलते हैं उसको, इंसुलेटर नहीं है। तो पता है हमको क्या, पोर्सिलिन को जो बोल दिया इंसुलेटर नहीं है, ठीक है, वो पाप का भागीदार है, ठीक है। जहन्नुम में जाएगा तो तेल की कढ़ाई में, ठीक है, कढ़ाई के तेल में उसको फ्राई किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि UPPCL जैसा सपना देख सो पोर्सिलिन को कंडक्टर बोल रहे हो, ठीक है। तो पोर्सिलिन नहीं होता है, प्लास्टिक नहीं होता है, माइका नहीं होता है, ये सभी क्या है हमारे इंसुलेटर है। मगर ग्रेफाइट क्या है, देखो पहला चीज़ ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अवरूप हैं, ठीक है, कार्बन के अवरूप है। कार्बन के 3 अवरूप, एक ग्रेफाइट, दूसरा बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, तीसरा डायमंड, ठीक है। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस छोड़ो कभी नहीं, मगर ये जो ग्रेफाइट है और डायमंड है दोनों बने ही कार्बन के हैं, मगर उनकी ऐसी संरचना भगवान ने बना दी है कि ये क्या हो जाता है, एक ये वाला जो होता है सुचालक हो जाता है, और जो हीरा होता है हमारा बेचारा कुचालक हो जाता है, ठीक है। कितनी बड़ी विडंबना है, दोनों एक ही आगे संतान है मगर दोनों अलग अलग कहानी है दोनों की, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो होता है हमारा क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है, इसीलिए क्या है इंसुलेटर नहीं है, इसलिए इसको कुचालक की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ठीक है। इतना याद रखना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मशीन हैज द हाईएस्ट एफिशिएंसी। इनमें से किस मोटर के पास हाईएस्ट एफिशिएंसी है, हाईएस्ट एफिशिएंसी की बात कर रहा है, ठीक है। हाईएस्ट एफिशिएंसी किसके पास होती है, ऐसी चीज़ें जिसमें लॉसेस कम होती हूँ,
ठीक है। जिसकी लॉसेस कम होंगी उसकी एफिशिएंसी हाई होगी, ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं देखते हैं कि तुम 1000 वोल्ट इनपुट दिए तो 5000 वोल्ट आउटपुट मिला है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि हम 5 ही वोल्ट का इनपुट दिए मगर उसके बनस्पत हमको आउटपुट में कितना मिला है, तो उसकी एफिशिएंसी अधिक होगी। यानी क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, आउटपुट में क्या मिल रहा है ये मैटर करता है इनपुट के देने के तुलना में, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो देखो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारे उच्च दक्षता वाले युक्ति होती है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा लॉसेस हो ही रहा है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन सब में होती है वो क्या होती है, हमारी यांत्रिक लॉसेस। मैकेनिकल जो लॉस होता है हमारा बेचारा इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा क्या एक स्थिर युक्ति है, ठीक है, स्टैटिक डिवाइस है। और ये सब क्या है, हमारा डायनेमिक यानी गतिशील है, जिसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, बाइंडेज होता है, फ्रांडेज करना, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ये तो कभी कभी 99% तक भाग जाएगा, ठीक है, कभी कभी 99% तक भी भाग जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो लगभग 80 से 85% के करीब होती है, ठीक है। इसको याद रखना है। समझ में आया? चलो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हमारे हो गए, 9-10 क्वेश्चन हो गए, सही है। 10 क्वेश्चन में आइए समझ में आ गया होगा कि कितना सही है, सही है। जो चेक किया होगा हमको तो लगता है पूरा का पूरा सही होगा, सही है। देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाट पैरामीटर डज नॉट चेंज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर। देखो कल भी क्वेश्चन यही कराए थे, जो हैंड रिटेन नोट्स था, सॉरी हैंड रिटेन जो क्वेश्चन हम लोगों ने फ्रेम किया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा था पावर ट्रांसफार्मर की कहानी, शायद लास्ट ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो देख लो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है और ये राजस्थान में पूछ लिया, और हो सकता है CBT 1 में जो टेक्निकल हाइपर का है उसमें भी पूछ ले। तो देखो क्या कहानी है इसकी, पूछा क्या है, व्हाट पैरामीटर डज नॉट चेंज। हम बताए थे कल कि 2 चीज़ें नहीं बदलती, 3 चीज़ें, फ्रिक्वेंसी, मेन फ्लक्स, पावर, ठीक है। तो इसमें केवल एक ही चीज़, अगर तीनों चीज़ें एक साथ देते हैं तो मेन फ्लक्स की तरफ भागना है, मगर इसमें तो केवल एक ही चीज़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी हमारी क्या होती है, समय के साथ, सॉरी समय के साथ बोल रहे हैं, ये ना तो प्राइमरी में बदलेगी ना ही सेकेंडरी में बदलेगी, यानी जो प्राइमरी में है वही क्या होगी हमारी सेकेंडरी में भी होगी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी आवृत्ति कभी नहीं बदलेगी, और पावर भी होता है तो कभी नहीं बदलता, मेन फ्लक्स होता है तो वो भी नहीं बदलता, और करंट और वोल्टेज तो स्टेप डाउन स्टेप अप की तुलना में यानी टर्न रेशियो के हिसाब से बदल सकते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के पास कितनी स्लिप रिंग होती है। ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा था, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, बहुत बार गलत करके आते हैं, अथवा क्वेश्चन गलत करके आते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं आपको बताना है। देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 टाइप के, एक तो स्लिप रिंग टाइप या फिर जिसको वायर बाउंड टाइप बोलते हैं, और एक क्या होता है स्क्वायर टाइप होता है। तो देखो जो वायर बाउंड होता है उसका नाम ही स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 3 स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें 3 फेज जब लेते हैं तो 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ी, यानी ये तो स्लिप रिंग के लिए सही रहता है अगर 3 दिया होता है। मगर स्क्वायर केज में क्या होता है हमको, ठीक है, सप्लाई 3 फेज का सप्लाई उसमें भी लेते हैं नो डाउट, मगर उसमें जो क्या होता है वाइंडिंग नहीं बार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग होता है, बार का प्रयोग होता है, इसलिए उसमें हम एक भी स्लिप रिंग का प्रयोग नहीं करते, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 0। स्क्वायर केज में हम 0 स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं, सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायर का प्रयोग करेंगे हम इलेक्ट्रिकल हीटर को बनाने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हीटर को बनाने के लिए हम निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो निम्न में से हम किसका प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रिकल हीटर को बनाने के लिए, सही है, इसका जवाब देना है। सही है ना। चलो तो क्या होगा, इसी की बात की है, तुमको पता है हीटर क्या है, यानी हीटिंग कॉइल है। इसमें क्या होता है, ऐसे चीज़ का प्रयोग करेंगे जिसकी रेसिस्टेंस अधिक हो, रेसिस्टेंस अधिक होगा तभी वो क्या होगा, हीट में ज़्यादा कन्वर्जन उसका हो पाएगा, ठीक है। और उसका क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो इनमें से केवल एक ही का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, नाइक्रोम, ठीक है, और उसका रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है वो उस ऊर्जा को हीट ऊर्जा में आसानी से बदल लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। सही है ना।
सही है। तो देखो स्टील वही लिखे नाइक्रोम, नाइक्रोम किसका मिला होता है, निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसी का प्रयोग कहाँ करते हैं, हीटिंग एलिमेंट के रूप में करते हैं। समझ में आया। ये कॉपर और एल्युमिनियम जो बस बार कंडक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं, किसके रूप में, बस बार कंडक्टर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओम्स लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओम्स लॉ। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, यही सब इसी टाइप का इसी लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। इसी लेवल का क्वेश्चन इसमें, चलो इसमें यही पूछा, तो बच्चों वाला सवाल पूछ दिया है, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओम्स लॉ होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मगर इसमें कभी कभी कंडीशन पूछा था कि वो कंडीशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे याद रखना, जब उस कंडीशन की बात करेंगे तो उसमें ये याद रखना, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि पूरा खेल ही तुम्हारे यार टेम्परेचर पे है, ठीक है। एनटीसी पीटीसी पढ़ोगे तो पूरा टेम्परेचर ही तुम्हारा पूरा रेसिस्टेंस का कांस्टेंट भी तुम्हारे टेम्परेचर के बदलने पे बदल जाता है, तो उसको कांस्टेंट रखना है, वो झामी हटाओ, ठीक है, ठीक है। उसी को मान लो कांस्टेंट है, सही है ना। किसी चीज़ को डिराइव करो और ये मान के चलो कि हेंस LHS इक्वल टू RHS बराबर 0 है, ठीक है, अपने आप सारा झंझट खत्म, सही है ना। चलो अगला देखते हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला है, पूछा है अ रीजन अराउंड अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी जो स्थैतिक या रुके हुए इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उनके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या फिर गामा क्षेत्र, क्या होता है, ठीक है। इसका जवाब देना है। तो देखो इसमें जब हम हर बार आता है तो दो चीज़ का जिक्र जरूर करते हैं, एक रुकी हुई आवेश और एक गतिशील आवेश। रुकी हुई चार्ज जो कैपेसिटर स्टोर करता है, गतिशील आवेश जो हमारा इंडक्टर स्टोर करता है। एक तरीके से गतिशील आवेश मतलब करंट क्या होता है, इंडक्टर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो स्टेशनरी चार्ज है उसके चारों तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये गतिशील के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे तो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है, तो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ हमारा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इनमें से विच इंडक्शन मोटर विल बी द लार्जेस्ट साइड, इनमें से किस इंडक्शन मोटर की लार्जेस्ट साइड होगी, ठीक है, कौन सी लार्जेस्ट साइड होगी। तो ये चीज़ देखो याद रखना, सबसे सिंपल चीज़ क्या है, साइज अधिक होने से मतलब उसमें पोल की संख्या अधिक होगी, ठीक है। देखो किलोवाट से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि किलोवाट यहाँ पे भी वहाँ पे भी सब जगह क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आरपीएम के हिसाब से हमको निश्चय करना पड़ेगा कौन सा साइज बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। तो ये बताओ मोटर की साइज अधिक कब हो सकती है, जब उसमें पोलों की संख्या अधिक होगी, क्योंकि अधिक पोल फ्रेम करने के लिए डायमीटर अधिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब पोलों की संख्या अधिक होगी तो पोल की संख्या अधिक होने पे स्पीड क्या होती है हमारी, घट जाती है, ठीक है, 125/P, ठीक है ना। स्पीड हमारी क्या होती है, घट जाती है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि लार्जेस्ट साइड होता है, यानी पोलों की संख्या अधिक है, स्पीड घटी हुई, तो लार्जेस्ट साइड किसका हो सकता है, जिसकी स्पीड घटी होगी। तो इन तीनों में देख सकते हैं तो हमारा जो ऑप्शन सी है इसकी स्पीड घटी हुई है, और इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट साइज का इंडक्शन मोटर हो जाएगा, ठीक है। वैसे किलोवाट के हिसाब से देखते हैं, अगर जब किलोवाट कांस्टेंट है तो हम क्या देखेंगे, आरपीएम देख के निश्चय करेंगे। तो इसका लार्जेस्ट साइज का इंडक्शन मोटर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, निम्न में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है, टैंक, कंजर्वेटर, रेडिएटर या एक्साइटर, क्या है, ठीक है। तो देखो अगर सारे पार्ट को डिस्कस करें तो टैंक वो है जिसमें क्या होते हैं, हमारी कोर रखी जाती है, जिसमें कोर या बाइंडिंग रखी जाती है, या फिर जिसको मेन टैंक बोलते हैं, ठीक है। ये कहानी हो जाएगी, पार्ट यानी ट्रांसफार्मर का हिस्सा है। कंजर्वेटर जिसमें क्या होता है, ऑयल का एक्सपेंशन यानी जब फैलाव होता है या जब सिकुड़न होता है तो कंजर्वेटर हमको क्या देखता है, ऑयल को कंटिन्यूटी निरंतरता बनाने में हमारी मदद करता है। जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट में एक क्या होता है, गैलन की तरह होता है। तो ये कंजर्वेटर भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला चीज़ अगर देखें रेडिएटर, तो रेडिएटर सदैव क्या करता है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने में मदद करता है। ठीक है, जो बाहर फिन्स लगे होते हैं वो एक रेडिएटर ही है। ठीक है, तो रेडिएटर तो सही है, मगर एक्साइटर तो कभी प्रयोग नहीं किए। ठीक है, एक्साइटर का कभी नाम नहीं सुने। ठीक है ना, तो एक्साइटर का प्रयोग नहीं करते हैं। एक्साइटर कहाँ प्रयोग होता है हमारा, तो एक्साइटर का हमारा प्रयोग होता है सिंक्रोनस मोटर या अल्टरनेटर में। ठीक है, या फिर कभी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। सही है, तो एक्साइटर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। किसको देखते हुए, ट्रांसफार्मर को देखते हुए। सही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मगर ये एक्चुअली है गलत, क्योंकि इसमें एक्साइटर का प्रयोग हम नहीं करते। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं और अगला क्वेश्चन देखो। सिंक्रोनस मोटर के स्पीड के आरपीएम का फॉर्मूला ये नर्सरी वाला क्वेश्चन आ गया। चिंटू क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर्मूला फॉर सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम इज, क्या होता है आरपीएम में किसका प्रयोग करते हैं, जिसको पूछोगे वो बता देगा। क्या होता है, हमको पता है कि एन एस बराबर 120 F/P होता है, यही होता है 120 F/P, यानी ऑप्शन बी केवल यही दिख रहा है और सभी सारी चीज़ें क्या हैं, गलत है। तो 120 F/P हमारी सिंक्रोनस स्पीड देता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सोलर पैनल यूजेस किसका प्रयोग करते हैं। सोलर पैनल जो प्लेट बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, या फिर उसको क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो किसकी बनी होती है, आयरन की, कॉपर की, या फोटोवोल्टाइक, या जिंक, किसकी होती है। सोलर पैनल में जो प्लेटें जो पैनल बनी होती है, जो ऊपर सरफेस दिखता है ब्लू कलर का, वो किसका होता है। तो याद रखना वो बनी होती है किसकी, फोटोवोल्टाइक की बनी होती है। देखो फोटोवोल्टाइक एक ऐसी डिवाइस है, यानी एक तरीके से ऐसा, फोटोवोल्टाइक सिंपल भाषा में एक ट्रांसड्यूसर है, ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो हमारी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। क्योंकि हमको पता है जो सन राइज होती हैं उसमें फोटोन नाम के पार्टिकल पाए जाते हैं, फोटोन नाम के पार्टिकल पाए जाते हैं जो h न्यू स्पीड से गति करते हैं। वो करते क्या है, आके स्ट्राइक करते हैं तुम्हारे सोलर पैनल के इलेक्ट्रॉन को और उसको फ्री करते हैं, और जहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा हम तुमको पता है क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, यानी फोटोवोल्टेइक सेल उसी का काम करता है। यानी सोलर पैनल जो बने होते हैं हमारे फोटोवोल्टेइक सेल ही होते हैं सिंपल भाषा में, जो एक तरीके का ट्रांसड्यूसर है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, चलो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कॉपर लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है। ये तुम कहाँ पढ़ोगे कॉपर लॉस, देखो सिंपल, तो पहले जब वाइंडिंग पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे, एसी वाइंडिंग डीसी वाइंडिंग में, फिर डीसी जनरेटर में पढ़ोगे जितने टाइप के होते हैं उसमें, फिर मोटर में पढ़ोगे जितने टाइप के होंगे उसमें, फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ोगे जितने टाइप के होंगे उसमें, फिर तुम 3 फेज इंडक्शन मोटर 12 केज में पढ़ोगे कॉपर लॉस, फिर तुम ट्रांसफार्मर में पढ़ोगे, यानी इतनी जगह तुम कॉपर लॉस पढ़ोगे। और इस समय भी तो अगर क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिए, ठीक है, फिर स्थिति खराब है। ठीक है, मगर हमको पता है कोई गलत नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या होता है, I²R। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, देख लो यही सारा क्वेश्चन चिंटू क्वेश्चन था, जो पढ़ा हुआ है उसके लिए तो CBT 1 मतलब आराम हो जाएगा। और यही लेवल रहेगा, एक क्वेश्चन ऊपर नहीं एक क्वेश्चन नीचे रहे, सेम क्वेश्चन और यही लेवल रहेगा। ठीक है, याद रखना, जो यहाँ पे अगर 50 में से 49 पा रहा है तो CBT 1 में भी 49 ही पाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, यही लेवल रहेगा। और इससे ईजी क्या पूछ रहा है, इससे ईजी हो भी क्या सकता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन। बैटरी की कैपेसिटी किस में दिखाते हैं, तुमको बताना है। ठीक है, किस में दिखाते हैं, सही है। वैसे ये दिया गलत था, ऑप्शन गलत दिया था, इसको ऐसा नहीं देना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। सही है ना, देखो पहला किलोवाट आवर, तो हमारी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी एक तरीके से कहें तो कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम बेचते हैं उसको किलोवाट आवर में ही दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कमर्शियल यूनिट है। किलोवाट किसकी यूनिट है, एक्टिव पावर की। और एम्पियर आवर, देखो एम्पियर आवर कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है जी,
अगर लिखा है तो गलत लिखा है, इसको सही कर लो। एम्पियर आवर ये होता है, एच स्मॉल में रहता है, एम्पियर आवर। इसकी दक्षता कितनी होती है हमारी, करीब 80%, ठीक है, 80 से 90% के अक्रॉस होती है। हार्स पावर किसकी होती है, हमारी मोटर की होती है, ठीक है। और ये देखो इसमें एक और टाइप होता है, यहाँ पे तो ऑप्शन सी, मगर एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं वाट आवर, ठीक है। वाट आवर की एफिशिएंसी बहुत कम होती है, 75 से लगभग 80%, ये ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, याद रखना। या कभी कभी 70 से 75% भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो नोट करते रहना कितना सही कितना गलत है, और क्वेश्चन पसंद आया यानी कॉन्फिडेंट तुम्हारा बिल्डअप हो रहा है कि यही टाइप का पूछेगा। और ये बता रहे किसी को दिखाओगे सब बोलेंगे कि इसी टाइप का, बड़ा से बड़ा कोचिंग संस्थान हो या खुद आयोग को बताओगे तो वो बोलेगा यार यही तो क्वेश्चन बनाए हम, ठीक है ना। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और यही लेवल रहेगा। तो यहाँ पे अगर आ जा रहे हैं अच्छे नंबर तो समझ जाओ वहाँ पे भी अच्छे नंबर ही आएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 है, अ स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ, गलत क्वेश्चन, ठीक है। किसके साथ सीरीज में, कौन सी स्विच है, ठीक है, मतलब कौन सा सप्लाई है, एसी है कि डीसी है, कोई कंफर्म नहीं किया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे जिस हिसाब से ऑप्शन दे रहा है तो एसी की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो एसी में क्या होता है, हमेशा सदैव हम फेज वायर में ही लगाते हैं, ठीक है। अगर भाई डीसी में बोलता है तो पॉजिटिव में निकाल लगा दें चाहे नेगेटिव लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्विच, ठीक है ना, याद रखना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ वायरिंग शैल बी डन वेयर मैकेनिकल एंड फायर सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, किस टाइप की वायरिंग करेंगे जहाँ पे हमको मैकेनिकल और फायर दोनों की सेफ्टी चाहिए होगी, ठीक है। बैटन लकड़ी का है, आग पकड़ लेगा, पीवीसी भी है, क्या होता है पिघल सकता है, कंड्यूट भी क्या है पिघल सकता है, ठीक है। देखो सॉरी केसिंग कैपिंग, पीवीसी तो पिघल जाएगा, और केसिंग कैपिंग भी क्या होता है सरफेस पे ही लगाते हैं, ये भी हो सकता है। मगर देखो कंड्यूट भी क्या होती है, हमारी पीवीसी की ही बनी होती है, मगर वो क्या होता है इसके अंदर होता है, क्या बोलते हैं दीवार के अंदर ट्रेंच करके, ट्रेंच मतलब खुदाई करके उसको वहाँ पे सील किया जाता है, इसलिए कंड्यूट क्या हो जाएगी हमारी सही आंसर हो जाएगी, ठीक है। ये भी होती है पीवीसी, अगर ये भी बाहर आएगा तो फायर पकड़ लेगा, मगर ये क्या होता है दीवार के अंदर ट्रेंच करके उसको लगाया जाता है, इसलिए मैकेनिकल भी सुरक्षा हो जाता है और फायर की भी सुरक्षा हो जाती है, एंड इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ये इसका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाई ए फिलामेंट इन रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, और जिसकी करंट कितनी है 2 एम्पीयर है। सेम टू सेम इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, यही लेवल क्वेश्चन रहेगा। ओम लॉ पढ़ लो, पावर जोड़ने का, रेजिस्टेंस जोड़ने घटाने का तरीका सीख लो, इस सिंक्रोनस स्पीड निकालने का तरीका सीख लो, यही सेम क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, हीट कितना जनरेट होगा, अगर क्या दिया है रेजिस्टेंस दे दिया है तुमको और एम्पियर दिया है, तुमको पता है एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है, यही है ना। तो आई स्क्वायर कितना है हमारा 2 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 2, यानी कितना आ जाएगा 8 वाट, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है 8 वाट, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन, और इसमें देख लेना कितनी सही हो रहे हैं कितनी गलत हो रहे हैं, कमेंट में जरूर कर देना। लाइक सेशन पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन 3 फेज स्टार कनेक्शन फेज वोल्टेज इज कितने टाइम्स होता है लाइन वोल्टेज के, ठीक है। फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का कितना प्रतिशत होता है, यही पूछा है ना। तो देखो इसमें बहुत लोग गलत करेंगे, कहाँ गया, बहुत लोग 1.737 खोज रहे होंगे। देखो इसमें क्या बोला है, इसको हटाते हैं ना, ये कन्फ्यूजन होगा। एक होता है VL बराबर स्टार के लिए √3 VPH होता है, और स्टार के लिए IL बराबर IPH होता है। तो इससे तो करंट वाले से कोई मतलब नहीं है, हमको ये देखना है। तो अगर यहाँ पे ये देखें तो VL बराबर क्या हो सकता है 1.732 VPH हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा क्या है कि फेज वोल्टेज कितने गुना हो सकता है, यानी फेज वोल्टेज कितने गुना हो सकता है, तो VL को नीचे लाना पड़ेगा, VL को नीचे लाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखोगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, VL बटे 1.732 इक्वल टू VPH, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, तुमको लिखना पड़ेगा
0.577 गुना होता है किसका, लाइन वोल्टेज के, ठीक है, 0.577 गुना होता है लाइन वोल्टेज के। इसको 1 इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ऐसे हट के फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा 0.7577, ठीक है, ये लग जाएगा। तो इसको याद रखना, सही है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आज ये थे 25 क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखो क्वेश्चन यही था, ये तुमको ऑनलाइन देने का प्रयास किया जा रहा था, मगर सर्वर इशू चल रहा था, इसलिए पूरा फ्रेम क्या हो रहा था, धुंधला था, ब्लर आ रहा था, इसलिए वो संभव नहीं हो सका। इसलिए इस मोड से दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मतलब तरीके सिंपल कह दो, मकसद वही कि जल्दी जल्दी तुम्हारे पास पहुँचेगी, जिससे तुम क्या हो सके, वही उस आयोग का क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, मगर है वही क्वेश्चन, ठीक है। एक तरीके से कहें तो वही क्वेश्चन है, दूसरे आयोग में पूछ लिया, ठीक है, पेपर इधर उधर हो गया, ऐसे कहानी हो गई। तो सेम क्वेश्चन पूछेगा, सेम पैटर्न रहेगा, सेम लेवल रहेगा, एक ऊपर नीचे नहीं, 1% नीचे नहीं, सेम लेवल रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूछे ना, 50 क्वेश्चन में आज 25 क्वेश्चन हो गए, कल फिर 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें कितने आए कमेंट कर लेना, अपने आप को जज कर लेना हम कहाँ हैं। अगर अच्छी की हो तो कॉन्फिडेंट ऊपर कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी इतना ही सेम टू सेम आएगा, उतना ही % नंबर आएगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले सेशन पसंद आया होगा, ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ दी है, तो इसको लाइक जरूर कर देना, ठीक है, कंजूसी मत कर, ठीक है यार, वहाँ तक करके हटियो, क्या दिक्कत है, दबा के हटियो, ठीक है ना। उसकी तरफ देखो ही मत, सोचना दान दे दिए, सही है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।